नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिनका नाम सुनते ही स्वाभिमान और शौर्य की एक तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक सवाल पूछने पे मजबूर करती है। आखिर कोई लेजेंड, कोई किंवदंती बनता कैसे है? क्या ये ताकत या दौलत से होता है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही बात है? अच्छा, इस महान योद्धा को समझने के लिए चलिए एक वजन से शुरुआत करते हैं। 208 किलो। जी हाँ, 72 किलो का तो उनका कवच होता था और 81 किलो का भाला। सोचिए, इतना वजन उठाकर वो युद्ध लड़ते थे। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, अपने कंधों पर पूरे मेवाड़ राज्य का भार भी उठाते थे। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो महाराणा प्रताप की कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है उनके अपने ही घर से, अपने ही परिवार से, जहां उन्हें अपने हक के लिए एक ऐसी चुनौती मिली जिसने पूरे मेवाड़ के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया था। देखिए, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में जन्मे थे प्रताप। बचपन में सब उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे। वो महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे और जाहिर है मेवाड़ के सिंहासन के असली और स्वाभाविक हकदार भी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। उनके पिता उदय सिंह अपनी एक और रानी, भटियानी रानी, और उनके बेटे जगमाल को ज्यादा पसंद करते थे। और बस इसी पसंद के चलते उन्होंने सारी परंपराओं को ताक पर रखकर अपने छोटे, डरपोक और ऐशो आराम में डूबे बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब देखिए, प्रताप और जगमाल में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे प्रजा के प्यारे, सम्मानित प्रताप, और दूसरी तरफ क्रूर और विलासी जगमाल। तो जाहिर है मेवाड़ की जनता इस फैसले से बेहद निराश हुई और उनके मन में एक गहरा विरोध भी पैदा हो गया। तो अब मेवाड़ का भविष्य एक अनिश्चित मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। मेवाड़ के जो सामंत थे, जो सरदार थे, उनके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो अपने राजा की आखिरी इच्छा का मान रखें या फिर अपने राज्य और अपनी प्रजा के भविष्य को बचाएं? उन सरदारों ने तय कर लिया कि वो एक डरपोक और क्रूर राजा के नीचे काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने राज्य के प्रति अपनी वफादारी को सबसे ऊपर रखा और मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो 1 मार्च 1576 को उन सभी सरदारों ने मिलकर जगमाल को गद्दी से हटा दिया और मेवाड़ के असली हकदार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। अब जाहिर है जगमाल इस बात से आग बबूला हो गया और वो सीधा कहाँ पहुंचा? मेवाड़ के सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह अकबर के पास। अकबर ने भी मौके का फायदा उठाया, उसे जहाजपुर की जागीर दी और अपनी तरफ कर लिया। बस यहीं से मेवाड़ के लिए एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक संघर्ष की नींव पड़ गई। तो अब महाराणा प्रताप सिंहासन पर तो बैठ गए, लेकिन उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें विरासत में मिला था एक ऐसा संघर्ष जहां उन्हें आज़ादी के लिए खड़ा होना था, वो भी एक ऐसे वक्त में जब राजपुताना के बड़े बड़े राजा ताकतवर मुगल सल्तनत के आगे सर झुका चुके थे। अकबर ने उन्हें झुकाने की बहुत कोशिश की, एक के बाद एक कई दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उनका जवाब बिल्कुल साफ था, मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ूंगा, गुलामी मुझे मंजूर नहीं। और फिर वो दिन आया, हल्दी घाटी की ऐतिहासिक जमीन पर महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन जान देने वाली सेना का सामना हुआ मुगल साम्राज्य की लाखों की फौज से। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं की, 2 सिद्धांतों की टक्कर थी। हल्दी घाटी के युद्ध का नतीजा भले ही मेवाड़ के हक में नहीं रहा, लेकिन वहां एक ऐसी कहानी लिखी गई जो अमर हो गई। महाराणा प्रताप को बचाया उनके वफादार घोड़े चेतक ने। बुरी तरह घायल होने के बाद भी चेतक अपने मालिक को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी खाई को फांद गया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने अपने प्राण त्यागे। तो युद्ध में हार जरूर हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप का हौसला नहीं टूटा था। अब शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। उन्हें अरावरी के पहाड़ों में भटकना पड़ा, लेकिन उनका इरादा वो पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया था। इन्हीं जंगलों में उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा ली। अपने परिवार के साथ हर मुश्किल सहते हुए उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेवाड़ को वापस आज़ाद नहीं करा लेते, तब तक ना तो वो महलों में रहेंगे, ना सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे और ना ही नर्म बिस्तर पर सोएंगे।
यहीं पर उन्होंने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने वहां की भील जनजातियों की ताकत को पहचाना, उन्हें अपने साथ मिलाया और शुरू किया एक ऐसा गुरिल्ला वॉर, एक ऐसा छापामार युद्ध जिसने मुगलों की विशाल सेना को अरावली के जंगलों में नाको चने चबवा दिया। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके मंत्री भामाशाह आगे आए और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, मतलब 20 लाख सोने के सिक्के, सब कुछ महाराणा प्रताप के कदमों में रख दिया। इस मदद से एक नई सेना खड़ी करने और आज़ादी की लौ को फिर से जलाने की ताकत मिली। तो अब नए संसाधन थे और इरादा तो पहले से ही मजबूत था। महाराणा प्रताप ने अपनी वापसी का सफर शुरू किया, पर सवाल वही था, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? इसका जवाब तो अब इतिहास ही देने वाला था। और उन्होंने कर दिखाया। सालों के लगातार संघर्ष के बाद उन्होंने एक एक करके अपने सारे खोए हुए इलाके वापस जीत लिए, सिवाय चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर इरादा पक्का हो तो वो बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना महान था कि जब उनकी मौत की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन बादशाह अकबर तक पहुंची तो कहते हैं कि उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अकबर ने खुद ये माना कि प्रताप ही वो अकेले राजा थे जिन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया, और यही बात इनकी विरासत को सबसे शानदार तरीके से बयां करती है। महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन एक अटूट इरादे की, एक स्वाभिमान की जो विरासत होती है वो सदियों तक जिंदा रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या